तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कुछ बच गया था 2 से आगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3। 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। 2 में 2 अंक वाला था और इसमें 3 अंक का निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है 12, 15 और 21। ठीक है, तो पहले 12 का निकालते हैं। 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। ठीक है, अब 15 का क्या हो जाएगा? 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में विषम संख्या होती है। 3 से ही कटेगा, विषम से ही कटेगा। 3 बचे, फिर ये कटेगा 5 से। और फिर किसको देखते हैं? 3 से 7 टाइम्स, 7 से 1 टाइम्स। ठीक है, तो 12 का क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स से और 1 बार 3 गुने 1 लिखे या ना लिखे तो 1 से फर्क नहीं पड़ता है। और फिर 15, 3 गुने 5 गुने 1, 21। क्या है? 3 गुने 7 गुने 1। इसका निकालना है पहले एचसीएफ और एलसीएम दोनों। तो पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो तीनों में होता है वही होता है। तो इसमें क्या है? पेन चेंज कर देते हैं ताकि समझ में ज़्यादा आए। ये है, ये है और ये है। तीनों में 3 है। हाँ, तीनों में 3 है। ठीक है, एक तो सब में होता ही है, एक है गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए एक नहीं लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ 3 लिखेंगे। 3 तो सिर्फ 3 हो गया। और एलसीएम क्या होगा? जो सिर्फ होता है वो तो होता ही है। 3 सब में तो 3 यहाँ होगा ही। और जो छूट गया सो होगा। तो इसमें क्या क्या बचा हुआ है? 2 को 2 बचा हुआ है। एक तो लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि गुना में 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए। इसमें क्या बचा हुआ है? सिर्फ 5। इसमें क्या बचा? सिर्फ 7। तो क्या हो गया? इनका गया एलसीएम से गुना करेंगे। ठीक है, तो इस कैसे होगा? 7 बचा 35 दूना 70, 70 दूना 140 और 140 तिहाई 420। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 है 17, 23 और 29। ठीक है, तो ये क्या है? 17, 23, 29। इसमें आप देख रहे हैं तीनों अभाज्य गुणनखंड है। 3 अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य संख्या है। तीनों के तीनों क्या है? तीनों अभाज्य संख्या। 17, 23, 29 सब क्या है? इसमें हम लिख सकते हैं अभाज्य संख्या, है ना? ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, ये भी सब अभाज्य संख्या है। जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है? हमेशा 1 होता है। अब कैसे होता है तो बता देते हैं। देखिए 17 है तो 17 क्या गुणनखंड होगा? 17 है तो 17 का एकम एकम 17 यही ना होगा। और 23 है तो 23 का क्या होगा? 23 को तो सिर्फ 23 से ही कटेगा, एक टाइम्स। फिर बच गया 29। 29 का क्या होगा? सिर्फ 29 से ही कटेगा, उसके बाद किसी से कटेगा नहीं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 17 को 17 गुने 1 और 23 को क्या लिखेंगे? 23 गुने 1 और 29 को 29 गुने 1। तो इसमें क्या आया? तीनों में सेम क्या आएगा? यही ना, सिर्फ एक ही ना आया तीनों में, बाकी सब तो अलग अलग है। तो एच सी एफ कौन होता है? जो तीनों में आता है वही। जितना डिजिट का आपको निकालना है उतना सब में सेम आना चाहिए, एक ही डिजिट, तो ही उसका एच सी एफ होता है। तो तीनों में आएगा 1 1 1 तो उसका एच सी एफ हो गया। तो इसलिए जब भी अभाज्य संख्या देखिए तो उसका एच सी एफ क्या हो जाता है? 1। इतना करने का जरूरत ही नहीं है।
हाँ, और उसका एलसीएम क्या हो जाता है? एलसीएम जितना संख्या सबका गुणनफल क्या है? 17 गुने 23 गुने 29। जो गुना करने पर जो आएगा सब लिख दीजिएगा, आपको तो गुना आता ही है। ऐसे हम कर देते हैं 11 33 9, यही इसका गुणनफल आएगा। ठीक है, तो इसको याद जब अभाज्य संख्या है तो इसके HCF1 और LCM तीनों का गुणनफल, बस और कुछ नहीं करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या है? 8 9 और 25। इसमें देखिए, इसमें क्या करना होगा? 8 का निकालना होगा, 9 का और 25 का। पहले 8 का निकालते हैं, 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से, और 9 का 3 3 9, 5 का 50 25। बस 8 का क्या आया? 2 गुने 2 गुने 2, 9 का 3 गुने 3, और 25 का 5 गुने 5। इसका निकालना है HCF और LCM। तो HCF क्या हो जाएगा? तीनों में कॉमन क्या है? कुछ नहीं, यानी कि सब में 1 लिख सकते हैं अपना से। 2 से 1 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स, 1 1 1। तब तो तीनों में से 1 कर दिए। देखिए आपका तो कुछ मिला नहीं, इसलिए हमको इतना करना पड़ गया है, नहीं तो डायरेक्ट इसका 1 लिख देते हैं। क्या आ गया? 1। और एलसीएम क्या होगा? इसमें तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें क्या बचा हुआ है? तीनों 2, तो तीनों 2 लिख देंगे। फिर इसमें क्या बच गया? 2 गो 3, और इसमें 2 5 बचा हुआ है, सब गुना कर देंगे। ठीक है, गुना करने में क्या आ जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से 24, 24 से 72, 72 पचे 360, और 360 पचे 1800। ये आ गया LCM, ये HCF। डेट्स सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 क्वेश्चन कह रहा है HCF 306 और 657 का 9 है, दिया है। ठीक है, तो इसका LCM ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। 4 में क्या दिया गया हुआ है? इसमें अपन लिख सकते हैं, दिया है, क्या दिया है? डेटा जो ऐसा है ना, HCF ऐसे ना है, 306 और 657 इज इक्वल टू 9। इसमें जो पहले है उसे मान लीजिए पहली संख्या, और जो बाद में उसे दूसरी संख्या। ये HCF यानी ये HCF हो गया दोनों संख्या का। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं क्या दिया है, क्या लिखा दिया गया हुआ है? पहली संख्या क्या है? 306, और दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? 657। ठीक है, और ये क्या है? HCF। HCF है 9। इसका निकालना क्या है? LCM निकालना है। तो आप कल ही न पढ़े थे, पहली संख्या को क्या लिख दें? नंबर 1 लिख दें? नहीं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या होता है? LCM गुने HCF। इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो इसमें ये नहीं बोले कि आगे पीछे क्या बराबर है, तो एक कौन कहीं से लिखा सकता है। पहली संख्या क्या है? 306, 306, दूसरी संख्या 657। LCM क्या है? LCM पता नहीं, LCM तो निकालना है। HCF क्या है? 9। तो पता है जो गुना में है, जो साइड चेंज होता है तो क्या साइन चेंज, तो गुना में तो इधर भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 306 गुने 657, गुना में तो भाग में, बटे LC बराबर LCM। 9 से कट जाएगा,
9 3 27, हाँ 9 3 27, बच गया 3 6 36, 9 चौका 36, 34 से तो गुना करने पर आ जाएगा, अब गुना करके देख लीजिएगा इतना आ जाएगा LCM। ठीक है, यही है गुना, LCM इतना आ गया। डेट्स ऑल। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं LCM, दोनों बात आगे होता है ऐसे ही रहने दीजिए, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं LCM इज इक्वल टू 22 33 8। चलिए क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए कुछ नियम होता है इसके लिए, ठीक है। नियम क्या होता है, नियम है रूल, तो नियम लिख देते हैं। क्या नियम होता है, जब भी कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहे तो उसके लिए नियम क्या होता है, नियम एग्जाम में लिखिए, एग्जाम में लिखिएगा ना तो आपको नंबर पर फुल मिलेगा, ये लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या है, यदि कोई संख्या जीरो पर समाप्त होना चाहती है, ठीक है, यदि कोई लिखेंगे क्या, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार, ठीक है, कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। और क्यों आना चाहिए इसको समझिए, 2 गुने 5 क्या हो जाता है 10, 10 के लास्ट में क्या है 0, अब उसके आगे आप कोई गुना लगा दीजिए, 2 गुने 5 है, इसके बाद 3 लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 15 10 और 3 30, लास्ट में क्या है 0, इसके लास्ट में मान लीजिए 8 लगा दीजिए, ठीक है, तो 2 पंचे 10, 10 8 80, फिर लास्ट में 0, नहीं 2 गुने 5 है बाद कोई भी अंक आएगा तो लास्ट में 0 आएगा ही, तो इसलिए नियम होता है कि कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या कहा गया हुआ है देखिए, अतः 6 का पावर n है, ठीक है, अतः 6 का गुणनखंड निकालते हैं पहले, तो 6 का गुणनखंड करने पर क्या, गुणनखंड करने पर 6 का करेंगे तो 2 गुने 3, यही ना आएगा, तो क्या है 6 गुणनखंड 2 गुने 5, ये 2 गुने 3 है, 2 गुने 3 सॉरी 2 तो आ गया बट 5 नहीं ना आया, जब 5 आया नहीं तो ये नियम पर लागू हो गया नहीं, लागू हुआ नहीं, तो लास्ट में 0 आएगा नहीं। ठीक है, तो हम फिर नीचे लिखेंगे चूँकि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, नहीं न है, अर्थात यह अपना से बना के लिख देना है, कुछ कहना नहीं, अतः यह कभी भी कहाँ खत्म नहीं होगा 0 पर समाप्त, कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी।
नहीं होगी, इसमें पावर n था, नहीं होगी किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्याख्या कीजिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए इसे देखते हैं क्यों है। सॉल्व करने से पहले पर ये बोलिए भाज्य भाज्य आप जानते हैं, जैसे कि भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, भाज्य और अभाज्य क्या होता है। भाज्य क्या हो जाएगा, हम पूछेंगे 4 क्या है तो बोलेगा भाज्य, 6 क्या है तो भाज्य, 16 18 कुछ पूछे तो आप बोलेगा भाज्य, और ये 3 पूछे तो, 5 पूछे, 11 पूछे तो अभाज्य। इसमें दोनों में फर्क क्या है, तो अभाज्य होता है जो एक और स्वयं से कटे, तो एक से और स्वयं से, यही ना है। ये किससे कटेगा, ये भी एक से और स्वयं से, 11 ये भी एक से और स्वयं से, दो ही ना सबका गुणनखंड है। एक किससे कटेगा तो एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। तो इसमें कितना डिजिट आ गया, कितना से कटा, ये 3 अंक से कटा। और ये कितना से कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, यानी 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा भाज्य। और सिर्फ 2 होगा तो अभाज्य, अभाज्य। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। अभी क्वेश्चन 6 में यही मेन है। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें है, चलिए इसको मान लेते हैं, पहले संख्या को ये मान लेते हैं, क्या है 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। इसमें दोनों उभयनिष्ठ है, दोनों कॉमन ले सकते हैं, तो 13 कॉमन ले लिया। इसमें क्या बच गया 7 गुने 11 प्लस, इसमें तो 3 निकल गया तो क्या बच गया 1। इसे अब गुना करेंगे, 13 का 13, 11 7 77 प्लस 1, ये क्या हो गया 13 गुने 77 1 78। ठीक है, तो इसमें क्या है 2 है, इसमें अब 1 से गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इनका 2 से ज़्यादा हो गया ना, तो ये क्या हो गया अब अभाज्य संख्या हो गया। तो हम नीचे लिख सकते हैं अतः 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। अब वही सिर्फ 2 रहता तो अभाज्य हो जाता। ठीक है, इसमें 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ा भी नहीं, लेकिन 1 से गुना कर दिए तो कितना डिजिट से हो गया 3 से कट गया। ठीक है, कम से कम 2 से ज़्यादा हो गया कि नहीं, और कम से कम 2 से ज़्यादा हुआ तो क्या हो गया भाज्य संख्या, और सिर्फ 2 ही से कटता तो अभाज्य। दोनों बस मेनली यही एक डिफरेंस है। ठीक है, चलिए और दूसरा भी संख्या है, दूसरा भी मान लेते हैं 6 गुने 7 गुने 6 सॉरी गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, 5 इसमें भी है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं, क्या होगा 7 गुने 6, 5 निकल चुका है, गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1। ठीक है, और क्या हो जाएगा, असल गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुना करने पर आ जाएगा 1008। ठीक है, प्लस 1,
तो 5 गुने क्या हो जाएगा 1009। इसमें भी 1 से गुना कर सकते हैं अपना मन से। तो फिर तो ये वही बात हो गया, 2 से ज़्यादा हो गया नहीं, 3 हो गया। तो इसमें क्या फिर यही लिख देंगे यहाँ पर अभी। क्या लिखेंगे, यही चीज़ फिर यहाँ से दोबारा लिख देंगे। अतः 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। और सिर्फ 2 रहता तो क्या होता, अभाज्य। ठीक है, चलिए इसी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन चलते हैं 7 के पास। ठीक है, 7 के पास जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और दोस्तों के बीच शेयर और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कैसा लगा क्वेश्चन का डिजाइन, चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। इस क्वेश्चन में सोनिया और रवि है। ठीक है, ये दोनों एक, मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, इसमें यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करेगी दोनों। ठीक है, रवि और सोनिया चलेगा। ठीक है, यहाँ से दौड़ते रहेगा दोनों तो कितना टाइम से मिलेगा, बहुत टाइम से मिलेगा कहीं कहीं पे। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि लेकिन मिलेगा तो कितना टाइम में, बहुत टाइम से मिलेगा, लेकिन कम से कम कितना टाइम। सबसे पहले जैसे कि यहाँ से मान लो अब अभी दौड़ना स्टार्ट किया तो 10 में एक को लगा है 18 मिनट और दूसरे को लगा है 12 मिनट। ठीक है, तो जो दोनों दौड़ता रहेगा तो उसको मिलना तो फिक्स है, और दिन भर दौड़ा तो बहुत बार मिलेगा, पर सबसे पहले तो एक बार मिलेगा ना, उसके बाद में फिर दोबारा तिबारा। सबसे पहले कब मिलेगा, सबसे कम समय में। सबसे पहला बार जो मिलता है, पहला बार जो मिलेगा उसको निकालने के लिए हमको निकालना होगा एलसीएम। ठीक है, तो हमें दोनों टाइम का एलसीएम निकालना होगा, किसका, 18 और 12 का। ठीक है, तो प्रश्नानुसार 18 और 12 का एलसीएम निकालना होगा। 18 और 12 का, तो 18 क्या होगा 2 से 9, 3 3, और 12 का 2 से 6, 2 से 3। ठीक है, तो इसका 18 का क्या हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3, और 12 का 2 गुने 2 गुने 3। निकालना क्या है एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, 3 तो दोनों में है, 1 2 भी दोनों में है, तो 3 और 2 पर लिख देते हैं 2 गुने 3, और बच क्या गया 1 3 इसमें बच गया हुआ है और 1 2 इसमें बच गया हुआ है। तीनों को सब गुना कर देते हैं, 3 6 36 18 2 36, यानी 36 मिनट में पहला बार मिलेगा। बात को समझे कि नहीं, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें उसका। ठीक है, कमेंट कीजिए, फिर इसका आपको सॉल्व समझा देंगे। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें। ठीक है।